तो केवल यही बताएंगे कि भाई जो हम पार्टी हमारे मुद्दे पे बात करेगी, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार की बात करेगी, संविधान लागू करने की बात करेगी, मैं तो कहूँगा उसी पार्टी को वोट करने के लिए। अच्छा, साहब थे, रिजवी साहब, आज मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप अपने घर में एक पुस्तक रखिए संविधान की, और उसके मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कितना भी पढ़ा लिखा सामने आ जाए, आपको IAS IPS, अगर आप संविधान को जानते हैं तो व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि आपसे गलत बात करवा ले। पढ़ाई करो, पहले समझो, पहले जानो, फिर मानो, फिर आगे क्षेत्र में काम करो। ठीक उसी प्रकार आकाश भाई आनंद काम कर रहे हैं कि उन्होंने तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने एकजुट किया था, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउनफॉल, उनके जाने के बाद डाउनफॉल पे आता चला गया। तो उस चीज़ को वापस हमें जो है उन्हीं की थीम पे काम करके वापस उसको जो है उसी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। उन्होंने सबसे बड़ी बात की थी कि समानता आनी चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए और बंधुत्व आना चाहिए। तो जब वो समानता की बात करते हैं तो पॉलिटिकल भी समानता की बात करते हैं और जेंडर समानता की बात करते हैं, यानी कि लिंग आधारित जो समानता है उसकी भी बात करते हैं। तो वो महिलाएं उस चीज़ को समझ रही हैं कि इस देश में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति हुए हैं तो बाबा साहब हुए हैं, जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए मुखर होके बात रखी। जैसे आप हिंदू कोड बिल देखिए, बिल्कुल जिस पर जब सहारनपुर कांड हुआ था, एक मैं आपको याद दिला दूं, जहाँ से चंद्रशेखर भाई निकले थे, तो जब वहाँ पर बहन जी गई थी तो उनके बगल में एक शख्स खड़ा था, एकदम जवान सा, जिसके मूछें भी नहीं थी, छोटा सा लग रहा था, हल्का लंबा सा, वो शख्स आकाश आनंद था। आपको साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभी तक जो वीडियो देख रहे थे, जो कार्यक्रम देख रहे थे, तमाम टीम मौजूद थी, तमाम लोग मौजूद थे। उसमें एक शख्स का चर्चा बहुत हो रहा था, शैलेंद्र जी की। हमने शैलेंद्र भाई को पकड़ लिया और भाग रहे थे कैमरे से, कल भी भाग रहे थे। एक वीडियो था जो उस प्रोग्राम में भागते भागते पकड़ा था, आज इनको हमने घर में ही दबोच लिया। सर स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप आए। और रात में 12 बजे मैंने कॉल की थी आपको जी, और आप जग रहे थे, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। अब इतना क्यों जरूरी था? इतना ज़रूरी इसलिए था कि हमारा समाज तो बहुत हजारों सालों से सोया हुआ है, तो अब कब तक सोएंगे? किसी को तो जागना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समाज अगर सोया हुआ है तो समाज के जो हम लोग प्रहरी हैं तो हम लोगों को तो जागना पड़ेगा। 26 तारीख के कार्यक्रम को जिस तरह से मैंने देखा, काफ़ी लोग मौजूद थे, काफ़ी हर्षोल्लास था, काफ़ी लोगों को उम्मीद था, कोई भी नेता नहीं था वहाँ पे, सब सोशल वर्कर थे। और उसके बाद इतनी भीड़ करना, कितना मेहनत लगी? मेहनत अगर देखा जाए तो मेरी तो कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। जो मेहनत थी वो हमारी युवा साथी टीम की रही। जैसे हमारे साथी रहे सीतापुर से, लखीमपुर से, जो कि महीने भर से लगातार दिन रात चलते रहे। जैसे हमारे संकेत कुमार जी और धीरज भारती जी, सुशील जी है, सरदार कमलेश सिंह है, सुशील भारती जी हैं, और कालीचरण भाई हैं, मोहित गौतम है, रंजीत भारती हैं, और सुदर्शन लाल भारती जी हैं, और तमाम ऐसे साथी रहे जिस हमारे धर्मराज जी हैं लखनऊ के, और रवि चौधरी हैं, और विनय प्रेम जी हैं, और कुछ साथी है जैसे अभी इनसे बात कर रहे थे आप, 10-10 दिन से लोग जो है हमीरपुर से आकर के रुके हुए हैं, अपना सब कुछ कामकाज छोड़ करके रायबरेली से आए हैं। सरवन रावत जी रहे, और अरुण जो अभी समय मौजूद भी रहे, हमारे साथ आज भी बने हुए हैं। तो इन सब की मेहनत रही। और भी बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका नाम छूट गया, सुधीर हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका नाम अभी नहीं आ रहा है, तो वो भी बहुत से लोग रहे। तो और जो सबसे ज़्यादा योगदान, जो रात में 12 बजे आप कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा योगदान रहा है एक दुबग्गा पे HR एडवर्टाइज़र हैं राम जीवन जी और जो है अरविंद भाई। ये दोनों भाई हमको रात में पूरी दुकान खोल करके अपनी देते थे कि दिन में दुकान उनकी होती थी, रात में हम कब्जा कर लेते थे उनकी दुकान पे, कब्जा कर लेते। हाँ, रात में हम लोग है। एक लड़का है हमारे साथ अमित गौतम। ये जागरूकता ही, हाँ, ये जागरूकता ही है अपने समाज के प्रति उनका, जो है जो बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी, वो उनके पे बैक टू सोसाइटी है कि दिन में दुकान उनकी है, रात में आपकी है। समाज के लिए खोल दी उन्होंने। कौन खोलता है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? तो एक लड़का है अमित गौतम, वो अपने ड्यूटी करता है यहाँ पे राजग्राम विकास संस्थान में। वो 3 दिन की छुट्टी लेकर के आया। वो पूरा डिज़ाइनिंग का ही काम करता है और यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। वो 3 दिन की छुट्टी होता है, 3 रातें हमको दिया पूरी।
क्या एक्सपीरियंस मिला इस कार्यक्रम में? इससे एक्सपीरियंस ये मिला है कि समाज में अभी जो हमारे ही नेताओं ने जो उनको वापस गुलामी में ढकेल दिया है, तो अभी भी एक उम्मीद और आस है कि हाँ नहीं, हमारा समाज एकजुट होकर के फिर से वापस खड़ा हो सकता है। जो लोगों ने, हमारे ही नेताओं ने टुकड़ों में बांट दिया है, हम दूसरों को जो है भला बुरा कहते हैं कि फला ने जो है कर दिया, वो तो सदियों से करते ही आए हैं, लेकिन हमारे ही नेताओं ने जो है अब हमारे जो क्षेत्रीय नेता थे उनको ख़त्म कर दिया। उससे एक ये संदेश निकल के आ रहा है कि हम वापस जो है क्षेत्रीय नेताओं को खड़ा कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? जय भीम सर, मेरा नाम तेली शुभम राठौर है, चूंकि मैं हमीरपुर जिले से ही हूँ। अच्छा। मैं 10 दिन से सर यहाँ हूँ। क्यों 10 दिन से क्यों है? मैं 10 दिन से इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं टीम युवा साथी में वर्क कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो युवा हूँ और जो आगे वाला युवा है, जो आज का युवा है, वो बाबा साहेब को पढ़े, बाबा साहेब को जाने, उनकी चीज़ों को समझे। ये नहीं, हमें बाबा साहेब को पूजने की आवश्यकता नहीं है कि उनका मंदिर बना दिया, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। बाबा साहेब को पढ़ने की आवश्यकता है, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है कि क्या क्या बाबा साहेब ने हमें युवाओं को अधिकार दिए हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, कैसे अपनी मदद कर पाएंगे, कैसे अपने समाज की मदद कर पाएंगे। आज हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं माता रेखा आर्य जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से, जो उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ महिलाएं इकट्ठित थी। मैं तो ये जान नहीं रहा था, क्योंकि चूँकि मैं यहाँ से हूँ भी नहीं मैंने पहले इतना ज़्यादा इस संगठन में काम किया है, तो मुझे आशंका तो थी कि महिलाएँ आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएँ, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ, चूँकि मैं महिलाओं को बहुत मानता हूँ, महिला सशक्तिकरण पे बहुत मानता हूँ। मेरी माता जी भी एक महिला है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और मेरी शिक्षा दीक्षा उन्हीं के द्वारा हुई है। उन्होंने जब महिला एक होती है तो वो पूरे अपने समाज को, मैं तो आज मानता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकारों के रूप में जागृत होना चाहिए। क्योंकि एक महिला यदि शिक्षित होगी तो वो अपने पूरे समाज, पूरे परिवार, अपने बच्चों से लेकर पूरे समाज को शिक्षित करने की क्षमता रखती है। क्योंकि अगर पुरुष शिक्षित होगा तो पुरुष काम करेगा, नौकरी करेगा, वो अपने बच्चों तक को शिक्षा नहीं उतने हिसाब से दिला सकता है, लेकिन महिला घर के काम करने में, बच्चों को शिक्षित करने में, अपने समाज, अपने परिवार को शिक्षित करने में आगे सकती है। मैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को आगे मानता हूँ, क्योंकि इतनी शक्ति उनके अंदर होती है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। अगर ठान लें तो फिर वो शिक्षित करने का काम कर सकती हैं। इतिहास को अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का योगदान पुरुषों से ज़्यादा रहा है। वो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। माता सावित्रीबाई फूले जी हूँ, फातिमा शेख जी हूँ, इन लोगों ने शुरुआत किया महिलाओं को जागरूक करना। उसके बाद अगर बात करें, बाबा साहब आज कहीं स्टे कर रहे हैं तो माता रमाबाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनय प्रेम है। एक्चुअली थोड़ी आवाज़ खराब गई है। मेरी भी हो गई, आपकी भी हो गई, क्योंकि कार्यक्रम में इतना एनर्जी था कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सर, युवाओं की भागीदारी की बात हर राजनीतिक दल करती है, मगर देखा जाए तो आज के समय में युवाओं के असल मुद्दों पे कोई लड़ाई नहीं हो रही। क्योंकि कल जो कार्यक्रम था वो 3 मुद्दों पे था। कौन से मुद्दे थे वो? शिक्षा, आरक्षण, रोजगार। इस पे है जो युवाओं पर नहीं ध्यान दिया। अब शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा की मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है वो उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, और सीट जो है वो भी नहीं मिल पा भरी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसके बाद क्या था दूसरा मुद्दा? रोजगार। रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अरे काफी रोजगार मिल रहा भाई, कहाँ मिल रहा है? ठीक है। और तीसरा क्या था? 3 हो गए ना, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार। हाँ, आरक्षण और रोजगार। आरक्षण में भी हमारी जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये गवर्नमेंट जानबूझ करके ऐसा षड्यंत्र रच देती है कि हमारे लोग नौकरियों में कम आ पाएँ, हाँ, और हमारे लोगों को शिक्षा कम मिल पाए। हाँ, तो ये हमारी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? जी मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से। आप ये बताइए, जिस तरह से युवा कमेटी कल काम कर रही थी, आजकल देखा जाए एक युवा चेहरा नया सामने आया जो चर्चे में है, उनको कैसे देखते हैं? अच्छा काम करेंगे, यानी पूरी उम्मीद है, और हम लोग साथ में हैं, अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जो बंदा है वो विचारधारा से नहीं भटकने वाला है। और हमको वही आदमी चाहिए कि जिसके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग ना हो। बिल्कुल। हाँ, एक ही जो कहे वो काम करे। तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट में हैं, साथ में काम करेंगे। अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं, और जब से वो आए हैं तो लग रहा है कि हाँ जान आई है, और आने वाले टाइम में कमाल होगा। मैं जिस शख्स का बात कर रहा हूँ उनको आप समझ पा रहे हैं? हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। बेशक आकाश आनंद जी की शायद आप बात कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बेशक बेशक। हाँ बेशक। लोगों का कहना है आकाश आनंद जी सीधे सीधे आए, बाहर से पढ़कर चुपचाप आए और राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। ये आपसे किसने बताया? लोग कह रहे हैं।
वो जब सहारनपुर कांड हुआ था, एक मैं आपको याद दिला दूं, जहाँ से चंद्रशेखर भाई निकले थे, तो जब वहाँ पर बहन जी गई थी तो उनके बगल में एक शख्स खड़ा था, एकदम जवान सा, जिसके मूछें भी नहीं थी, छोटा सा लग रहा था, हल्का लंबा सा। वो शख्स आकाश आनंद था, आपको पता है? अच्छा। तब से उन लोगों के बीच में जा रहा है, काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आकाश आनंद से इतना लगाव क्यों है? हमारे यूथ आइकन है, अच्छा काम करेंगे और पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, क्योंकि उसने चीज़ों को समझा है, चीज़ें लीड करनी उसको आती हैं, अच्छा नेता है। हाँ, और आने वाले टाइम में बेशक सभी मैच्योरिटी दिखती है। हाँ, मैच्योरिटी दिखती है। बाबा साहब जो काम किए थे, मतलब जो पहले पढ़ाई की, उसके बाद सामाजिक जो हिस्सेदारी है उसके लिए लड़ाई की, तो आज के टाइम में आकाश आनंद उसी उसूलों पे चल रहा है। हाँ, बिल्कुल वही है कि पहले अपना जो पहले पढ़ाई करो, पहले समझो, पहले जानो, फिर मानो, फिर आगे क्षेत्र में काम करो। ठीक उसी प्रकार आकाश भाई आनंद काम कर रहे हैं कि उन्होंने पहले पढ़ाई की, ठीक है, फिर लोगों को समझा और बहन जी ने उनको लॉन्च किया है। तो ये तो ज़रूर है कि जैसे मानव साहब ने बहन जी को लॉन्च किया था, तो बहन जी को बहुत कुछ सिखाया था, और बहन जी ने आकाश भाई को लॉन्च किया है। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि बहन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर एक वो चीज़ आकाश जी को सिखाई है जो आकाश जी को सीखनी चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल भी आकाश जी के अंदर, आप भी मंच पर देखते होंगे, बिल्कुल भी लड़कपन वाली बातें नहीं है। एक जब वो बात करते हैं तो लगता है कि एक गंभीर नेता बात कर रहा है और एक गंभीर बात हो रही है। तो बिल्कुल हम लोग साथ में हैं और साथ में काम करेंगे। अच्छा। हाँ, एक बात बताइए कि राजनीतिक स्तर पर किस तरह देखते हैं? भविष्य का नेता पक्का। चंद्रशेखर भी तो मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मतलब आकाश में कुछ अलग खास क्या लगा? मैंने बताया ना कि लड़कपन नहीं है। अच्छा, लड़ो वाली बातें नहीं है कि मंच पर जाकर के बड़ी बातें और जब टाइम आए तो कुछ और हो जाए। अच्छा। वो चीज़ें नहीं है। अच्छा। मैं डॉक्टर दिलीप यादव हूँ, मैं नोएडा से हूँ। वैसे रहने वाला तो झांसी का हूँ, लेकिन नोएडा में रहता हूँ। मैं ये जो युवा टीम है इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे बड़ी बात मुझे इनके जो लोगों से या इन्होंने जो स्लोगन दिया है या फिर इनका जो उद्देश्य है, एम है, जैसे तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महिलाओं और युवाओं की जो भागीदारी कल के कार्यक्रम में दिखी है, बहुत चर्चा बना। आप कैसे देखते हैं कि दिल्ली में अक्सर जंतर मंतर पे इतना प्रदर्शन होता है, उसके बाद लखनऊ में इतना बड़ा कार्यक्रम एक सामाजिक स्तर पर और कोई राजनीतिक दल नहीं होना, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभी बैकग्राउंड पे ले जाऊं तो मेरी कर्मभूमि दिल्ली ही है। मैं छात्र नेता जेएनयू का रहा हूं। अच्छा। 10 साल में वहाँ छात्र नेता रहा। और अच्छा बता सकते। तो मैं यही कहूँगा कि मैं लखनऊ में कल आया, और मुझे सबसे बड़ी बात, देखिए जेएनयू में हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तमाम जगह से आए हैं, अपने राइट्स जानते हैं, बट यहाँ पर एक लेवल पर जितना पुरुष था उतनी ही महिलाएं थी। और वो महिलाएं जो आपने पहले बहुत बड़ी बात उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई कि लोग पैसा दे के बुलाते हैं, यहाँ फ्री में लोग आए। 10 बजे से बैठ के 6 बजे लोग यहाँ से गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसका 3 ही शब्दों में बोलूँगा बाबा साहब के। उन्होंने सबसे बड़ी बात की थी कि समानता आनी चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए और बंधुत्व आना चाहिए। तो जब वो समानता की बात करते हैं तो पॉलिटिकल भी समानता की बात करते हैं और जेंडर समानता की बात करते हैं, यानी कि लिंग आधारित जो समानता है उसकी भी बात करते हैं। तो वो महिलाएं उस चीज़ को समझ रही हैं कि इस देश में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति हुए हैं तो बाबा साहब हुए हैं, जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए मुखर होके बात रखी। जैसे आप हिंदू कोड बिल देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपनी मुखर बात रखी हुई है और महिलाओं के लिए स्टैंड लिया, उनको एम्पावर करने के लिए संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं, वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। वो पुरुष को अकेले थोड़ी मिलते हैं, वो महिलाओं को मिलते हैं। इवन LGBTQ जो थर्ड जेंडर है उसको भी बाबा साहब उस दौरान संविधान में अधिकार दे के गए हैं, जिसको आज लोग जब महसूस करते हैं तो बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, और ख़ासकर मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि सोशल जस्टिस क्या है अकॉर्डिंग टू बाबा साहब ने सीधा सीधा एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जन्म लेता है
अगर उसको स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसको शांति नहीं होगी, और जिसको शांति नहीं होगी उसको स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ये दोनों शब्द ना परस्पर हैं। तो बाबा साहब ने जब संविधान में लिख रहे थे, जब आर्टिकल्स उसके कई लेवल पर बना रहे थे, फंडामेंटल राइट्स बना रहे थे, तो आप हर आर्टिकल्स में दोनों शब्द को जरूर अंतर्निहित देखेंगे कि जहाँ स्वतंत्रता है वहीं शांति है, और जहाँ शांति है वहीं स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि बाबा साहब जो बुद्ध के थॉट से उन्होंने जो चीज़ शांति ली हुई थी, वो संविधान में उन्होंने समाहित की है, और आज जिसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, और कल आपको प्रोग्राम में भी देखने को मिला। मैं बहुत अभिभूत हूँ क्योंकि मुझे सैलन जी ने और युवा टीम ने बुलाया था चीफ गेस्ट के रूप में। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। मुझे तो ऐसे लगा कि ऐसा श्रोता तो मुझे हर यूनिवर्सिटी में मिले जिसको मैं पढ़ाना चाहूँ और जिससे मैं इंटरेक्शन मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो मीडिया नहीं दिखाती है वो असली चीज़ आज हमारे लिए चौथा स्तंभ आप हैं। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग जो परोसने वाले कोई छोटी छोटी न्यूज़ को, किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, किसी के यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, जिसको परोसते हैं, असली मीडिया आप लोग हैं जो ज़मीन की बात उठा रहे हैं। वहाँ सर्दी में सुबह से आप लोग खड़े हुए थे, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर। शुक्रिया सर। मगर यहाँ पर हर आदमी अपना काम निभा रहा है, तो हम लोगों ने भी अपना कर्तव्य निभाया और आप लोगों ने बखूबी हम लोगों को बुलाया और जो सम्मान दिया, इसके बाद एनर्जी और बन गई। तबीयत खराब होने के बाद भी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, तो ये आप ही लोग की देन है कि जो हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो आप लोग सहयोग करते हैं उसकी देन है, जिसकी वजह से हम आते हैं। बाबा साहब की तमाम लोग बात करते हैं आज के समय में, क्योंकि बाबा साहब जानते हैं कि एक बाबा साहब है, एक मानवर साहब है। ये वो भी जानते हैं, वो उनकी बुराई नहीं करते क्योंकि उनको लोगों से कनेक्ट होना है। तो हमें पहचानना कैसे प्रोफेसर साहब कैसे बताएं? देखिए, दो चीज़ें हैं। देखिए, एक खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के होते हैं। आपको दिखाने वाले दांत पहचानने हैं कि आपको जो दिखाया जा रहा है कि वो सही है या गलत है। उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा अपनी रीडिंग्स पे, आपको अपने महापुरुषों के विचारों पे जाना होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, अगर कोई कह रहा है कि मैंने फलाने जाति के विधायक बना दिया और उसी जाति का आरक्षण काट लिया, तो आपको लगता है कि समाज के लिए काम हो रहा है? उस चीज़ को पहचानो। अगर जाति का एक नुमाइंदा आपके विधानसभा में बैठ गया और वही आपका हक अधिकार नहीं बचा पा रहा है, तो उस चीज़ को तो आप पहचान सकते हैं, सिंपल शब्दों में पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने वोट की ज़रूर रक्षा करो। आप अपने वोट को ना बहुत तार्किक तरीके से, रैशनल तरीके से सोच के दो। आपके पास 3 चुनाव होते हैं, लोकसभा होता है आम चुनाव जिसको बोलते हैं, दूसरा विधानसभा होता है, तीसरा आपका पंचायत होता है, त्रिस्तरीय जो नगर निगम वगैरह जो भी है, इनमें आप इनका नियमावली है बाकायदा। बाबा साहब वहाँ पर संविधान में लिख के गए किसकी क्या जिम्मेदारी होगा, किसको क्या फंड होगा, ये सब पढ़ने के। जब मैं कह रहा हूँ अकेले बाबा साहब के संविधान को पढ़ लीजिए, 22 वॉल्यूम छोड़ दीजिए, 22 वॉल्यूम बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे जैसे प्रोफेसर भी अभी पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर पाए हैं। आप उनके संविधान को उठा के आप अपने हक अधिकार उसमें से नोट करिए। और बहुत अच्छी बात लगी कल मुझे, एक वकील साहब थे, रिजवी साहब, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप अपने घर में एक पुस्तक रखिए संविधान की, और उसके मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कितना भी पढ़ा लिखा सामने आ जाए, आपको IAS IPS, अगर आप संविधान को जानते हैं तो व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि आपसे गलत बात करवा ले या गलत काम करवा ले। तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं कि कितना हमें अपना सजग होना पड़ेगा, खासकर वोट देने के मामले में, तो आपको अपनी नियमावली देखनी पड़ेगी। हाँ, उसकी जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है, क्योंकि देखिए उनके पास तमाम काम है, मजदूरी कर रहे हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं। तो इस प्रकार 6,000 रुपये, हाँ, तो इस प्रकार की गोष्ठियाँ हम लोगों को आयोजित करनी चाहिए। और ये संवैधानिक है, ये कोई असंवैधानिक बात नहीं है। इसमें सारे लोग आ सकते हैं, IAS IPS जिनको भी आना हो, प्रोफेसर्स वगैरह, सामाजिक संगठन, क्योंकि ये तो राजनीतिक प्रोग्राम है ही नहीं, तो सामाजिक संगठन प्रोग्राम करा रहे हैं जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट करना चाहती है, करना चाहिए, वो काम ये सामाजिक संगठन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है। पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं अरुण जाटो रायबरेली से हूँ, युवा साथी टीम से। तो युवा साथी टीम से हूँ मैं, और जो टीम है हमारी युवा साथी शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे काम कर रही है। जितनी हम लोग को उम्मीद थी उससे ज़्यादा उम्मीद के अनुसार हम लोग की मेहनत रंग लाई है, और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, जो कि हम लोग को जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा भीड़ आ चुकी थी।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, रायबरेली से हूँ मैं 5 दिन पहले आया हुआ हूँ रायबरेली से। मैं इस युवा साथी टीम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस हमारी ये जो टीम है शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे काम कर रही है। और हमारे यहाँ जो रायबरेली से मैं आया हुआ हूँ, यहाँ से 100 150 किलोमीटर से लोग आए थे, जो सीतापुर, लखीमपुर खीरी से और लखनऊ, यहाँ के 10 दिन से हम लोग काम कर रहे थे। युवा साथी टीम की एक जो मेहनत है वो बहुत अच्छी रंग लाई है। टीम युवा साथी आगे का क्या लक्ष्य बना रही? मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ क्योंकि रेखा आर्या जी का भी सपोर्ट था, तो मैंने दोनों नाम ले लिए। टीम युवा साथी आगे का क्या लक्ष्य बना रही? आगे का लक्ष्य यही है कि जो बहुजन समाज जो बिखरा हुआ है, जिसको मान्यवर साहब काशीराम साहब ने एकजुट किया था, उसके बाद वो धीरे धीरे डाउनफॉल, उनके जाने के बाद डाउनफॉल पे आता चला गया। तो उस चीज़ को वापस हमें जो है उन्हीं की थीम पे काम करके वापस उसको जो है उसी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। अच्छा, मतलब एकत्रित करना है वोट को, भ्रमित नहीं होने देना है कि सही दिशा है कि आपका जो वोट है, जैसे मान्यवर साहब ने कहा कि आपके पास गन एक है और बुलेट बहुत ढेर सारी है, है ना, और विरोधी के पास जो है गन बहुत ढेर सारी है, बुलेट बहुत कम है, तो आप किस में डालोगे? विरोधी के में जो है बुलेट अपनी डालोगे जो अपने को चोट लगे, या जो है अपनी गन में डालोगे इतनी ढेर सारी कि विरोधी ही खत्म हो जाए। तमाम चैनल थे कल। हाँ, बुलेट की बात जो है उन्होंने वोट के कहा है। हाँ। किसी को गोली मारने को नहीं कहा है, वोट के लिए बोला है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तमाम चैनल मौजूद थे। जी। और कैसा रिस्पांस रहा चैनलों का? कैसा चैनल का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। पवन भाई, आपका इतना सपोर्ट रहा कि आपने सबसे बात की। तारीफ ना करो, आदमी समझेगा कि नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो सैयद कासिम सर, जो मतलब 38 साल से पत्रकारिता हम लोग उनको सुनते आए हैं। विनय भाई तो कह रहे थे कि उनसे एक बार हमारी मुलाकात हो जाए, दर्शन हो जाए। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हर एक वीडियो उनका सुनते हैं। तो विनय प्रेम जी बोले, मैंने कहा बिल्कुल वो आ ही रहे हैं, मुलाकात होगी, सबसे मुलाकात होगी। तो सैयद कासिम सर ने जो बात वहाँ पे रखी कि वो भावुक हो गए, बिल्कुल, है ना। तो उनको भी लगा कि मतलब उनसे हमें सीखने को मिल रहा है, वो हमें सिखाएंगे भी। उन्होंने वादा किया है कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, जो उनका अनुभव रहा है 38 साल का पत्रकारिता में और समाज के बीच में जाना। पत्रकार ही कैसे होते हैं जो हर तबके के बीच में जाते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, सामाजिक हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हर मुद्दे को उठाते हैं। और ऐसे पत्रकार जो मतलब हर मुद्दे पे जो है मुखर होके बोलते आए हैं और फ्री हैं। जैसे आज की मीडिया जैसे जो एक जाति विशेष या कह लीजिए कि एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है, तो उनका जो कब्जा है ऐसे ही पत्रकारों के माध्यम से जो है उसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। मैंने इस कार्यक्रम में आपको एक जिम्मेदारी भी दे दी थी जी, कि आप जरा लिस्ट निकाल के चेक करवाइए कि लोगों का वोट है कि नहीं है, इसका उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल निभाएंगे। अब हम लोग जो है लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग बाकायदा पर्चे छपवा करके घर घर तक पहुंचाएंगे कि आप चेक करो कि जो वोट का अधिकार, जैसे 26 जनवरी को हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, तो उसी समय हमको वोट का अधिकार मिला, इससे पहले था ही नहीं। हाँ। तो उस वोट का अधिकार है। जैसे हमारा समाज जैसे बाहर कमाने खाने चला जाता है, ज़मीनें इतनी है नहीं, तो वोट उनका काट दिया जाता है जानबूझ के कि अगर ये वोट देने आएंगे तो वो जो है मतलब हम तो जीतेंगे नहीं, तो इससे अच्छा काट ही दो। तो बेचारे आते भी हैं अगर, तो उनका वोट नहीं मिलता। तो ये काम हम लोग करेंगे कि जागरूकता फैलाएंगे और लोगों अपने साथियों को जिम्मेदारी देंगे। कम से कम पूरे क्षेत्र भर का नहीं है तो अपने गांव भर का वोट तो चेक ही करवा लो। बिल्कुल, कि गांव में कितने लोग हमारे हैं जो जिनका वोट कट गया है, उनका वोट जो रह रहे हैं यहाँ पे। और कोशिश करेंगे जो बाहर भाई कमाने चले जाते हैं, 5 साल में एक बार विधानसभा का आता है, 5 साल में एक बार लोकसभा, तो साल में 2 बार तो वो आ ही सकते हैं अपना कामकाज छोड़ करके अपने हक अधिकार के लिए वोट डालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग जागरूक करेंगे। सामाजिक बात हो गई, थोड़ी सी राजनीतिक करूंगा जी, अगर इजाज़त हो तो। नहीं, राजनीतिक कर सकते हैं। नहीं, इस कार्यक्रम को लेकर नहीं है, मगर हाल ही में चुनाव आ रहा है, तो राजनीतिक तौर पर क्या देखते हैं? चुनाव आ रहा है, अभी तो काफ़ी वक्त है। राजनीतिक तौर पे देख रहे हैं कि तमाम गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ पार्टियों को अलग रखा जा रहा है, कुछ पार्टियां खुद से अलग हो रही हैं। तो अभी ये तो निर्णय उन्हीं पे है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको निर्णय लेना पड़ेगा क्या है। हम तो केवल यही बताएंगे कि भाई जो हम पार्टी हमारे मुद्दे पे बात करेगी, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार की बात करेगी, संविधान लागू करने की बात करेगी, मैं तो कहूँगा उसी पार्टी को वोट करने के लिए। अच्छा, आज के टाइम में बाबा साहब की हर कोई बात कर रहा है, तो फिर बाबा साहब की बात देखिए, बाबा साहब को लोगों ने एक, जैसे हमारे समाज के लोगों ने जो है उनको भगवान बना दिया, और
अन्य जो समाज के लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने जो है बाबा साहब को वोट देने की मशीन बना दिया। तो हमें लोगों को यही समझाना है कि जय भीम बोल करके लोग आपका वोट ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपका अधिकार नहीं देने आएंगे। तो बाबा साहब की पूजा नहीं करनी है, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उस पे चलना पड़ेगा और अपने हद अधिकार के लिए जो है ऐसे लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा, अपने समाज के बीच से ही लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा जो आपके हद अधिकार की बात करे, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको पैसा दे के आपका वोट ले ले, आपको सामान दे के आपका वोट ले ले, तो थोड़ा सा जो है कुछ खिला पिला दे उससे वोट ले ले। ऐसे लोगों से सावधान रहने के हम लोग वो करेंगे। तो टीम युवा साथी आगे के लिए क्या निर्णय लिए? अभी निर्णय यही लिया है, अभी हम लोग इसके बाद एक बैठक करने वाले हैं, इसी फरवरी में करेंगे। फिर आगे की रणनीति तय होगी कि कैसे लोगों के बीच में संदेश अपना पहुंचाना है, कैसे काम करना है। और हम लोग काम करते आए हैं पिछले, मैं तो तकरीबन जो है 12-13 वर्ष से काम करता आया हूं, और जो है कई पार्टियों में भी है, मैंने लोकसभा चुनाव भी देखे हैं, विधानसभा चुनाव भी, जिला पंचायत प्रधानी, हर एक चुनाव का एक्सपीरियंस लिया है। तो वोट को टर्न कराना और कैसे जो है अपने, पहले तो अपने समाज को कैसे एकजुट करना है। बिल्कुल। और जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, बहुत सालों से मैं देख रहा हूं कि लोग धर्म पे बात करते हैं, बिल्कुल, एक वर्ग विशेष की बुराई करते हैं, बिल्कुल। उससे हमें बचना है, उससे हम हटाएंगे, क्योंकि धर्म हमारा मुद्दा नहीं है। धर्म आपका व्यक्तिगत होता है, आपके घर में होता है। समाज में आप धर्म को लेके जाएंगे जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता है जी। तो हम लोग धर्म के मुद्दे को हटा के हम लोग शिक्षा की बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे अच्छी हो और कैसे वो सस्ती हो शिक्षा। हमारे जो दबा कुचला समाज है उसको कैसे जो है मिनिमम कम खर्च में, जो आज से पहले सरकारों ने किया भी है, 0 फीस पे एडमिशन दिया है हमारे लोगों को, तो हम चाहेंगे उस पे बात हो, वो कैसे लागू हो। और रिजर्वेशन जो हमारा कट कर दिया जाता है प्राइवेटाइज के नाम पे, या तो प्राइवेटाइज के नाम आप प्राइवेटाइज करिए, प्राइवेट में भी आरक्षण दे दीजिए। और जो बिहार में अभी किया गया है जातिगत जनगणना करा करके कि आरक्षण बढ़ाया गया है, तो उसका दायरा बढ़ना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मान्यवर साहब ने कहा था, उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर ये 2 चीज़ें हमें मिल गई और रोजगार मिल गया तो सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। ठीक है। रेखा आर्या जी से आपका रिश्ता क्या है? मेरी माँ है। माँ है। माँ को बचपन से देखते आए हैं और तमाम सामाजिक कार्यक्रम में वो अपनी टीम के साथ पहुँच रही हैं, तो एक एनर्जी मिली, हमको लगता है उसी से टीम युवा साथी भी एक। हाँ, टीम युवा साथी वहीं से इंस्पायर्ड हुई है, और कि जो है उनको देख के ही हम लोग सीख रहे हैं कि एक महिला हो करके अपना घर भी देखती हैं और समाज भी देखती हैं, तो हम लोग पुरुष होकर के जो है क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ ये शैलेंद्र जी मौजूद थे, इनसे बात हुई और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की। उन्होंने एक बात कही, जिस समाज की जितनी संख्या भारी उस समाज की इतनी हिस्सेदारी। ये साफ साफ आपको एक क्लू दिया गया है कि आपको जाना कहाँ है, आपको वोट कहाँ करना है, आपको क्या ध्यान देना है।